हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए बेटा एएमयू बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर लेकर आए हैं और यहां पर हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस एएमयू एंट्रेंस में पूछे गए वैसे भी यहां पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन हम लोग, और बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे। और आप लोग इस वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हो। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्कस। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? En इक्वल टू माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो आप लोग देख रहे हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या सभी में एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दे रखी है। देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यहाँ पर केवल एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यहाँ पर एन स्क्वायर और यहाँ पर भी एन। इसका मतलब ये दो ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकते कभी भी मेरे। और इन दो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, अगर इसमें डिफरेंस बहुत होता है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करनी है। अगर ये नियर बाई होते तो ऑप्शंस, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो। ज़्यादातर केस में वह आपको नियर बाई ऑप्शन नहीं देगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है और यहाँ पर क्या दिया है? किलोजूल पर मोल और किलोजूल पर मोल। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को कैसे भी करके अगर किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट कर लिया जाए तो यह ऑप्शन हमें दिखाई देने लग जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक, तो देखिए En इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जूल में। तो माइनस के 13.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19, ये हो गया आपका किसमें? जूल में। और ये अभी जूल पर एटम है, पर हमको तो किस में कन्वर्ट करना है इसे? मोल में। और यहाँ पर क्या दे रखा है? एटम। तो एटम से अगर हम लोग मोल में जाएंगे तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर हमको एवोगाद्रो नंबर से, और वह होता है 0.6022 इंटू 10 टू पावर 23, और यह आपका हो गया जूल पर मोल। जूल पर मोल का मतलब आप लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हो, जूल मोल इनवर्स। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका 13.6 का 1.6 पे मल्टीप्लाई करना है और 1.6 का मल्टीप्लाई किस में कर देना? 6 में। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, चलिए तो अगर आप लोग इसकी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस के 13.6, और अगर हम लोग इसको केवल और केवल 6 मान लें यहाँ पर, तो 6 का अगर हम लोग 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.6 मल्टीप्लाई बाई 9.6 और इनटू, अब देखिए पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो पावर आपकी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, और यह हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक, आप इसे अप्रॉक्सीमेट बेटा 10 मान लो। अप्रॉक्सीमेट क्या मान लो? 10। जब आप इसे 10 मान लोगे तो अगर 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? En इक्वल टू ये होगा आपका, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग इसे En इक्वल टू माइनस 136 और मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4 जूल पर मोल। अब देखिए आंसर हमें किस में दे रखे हैं? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया जाए तो En इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 टू पावर 3 जूल पर मोल। तो बताओ 10 टू पावर 3 को बेटा क्या बोलोगे? किलो, और ये हो गया किलो जूल पर मोल। इसका मतलब माइनस के 1360 किलो जूल पर मोल। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकाली है। कैसी वैल्यू निकाली है? अप्रॉक्सीमेट। तो बताओ ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू हमारी है ये इसके पास है या बेटा इसके नियर बाई है? तो आप लोग देखो इसके नियर बाई है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये सही आंसर है। क्योंकि हम लोग जानते थे यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे थे काफ़ी दूर दूर दे रखे थे, इसीलिए हमने इसको अप्रॉक्सीमेट गणना मानकर यहाँ पर कर लिया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमने दो ऑप्शन हटा दिए, किसके बेस पर? केवल और केवल वह एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है इसको देखकर, और उसके बाद फिर हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन तब भी आए तब आप ये जरूर चेक करना है कि यहाँ पर ऑप्शन नियर बाई दे रखे हैं या फिर आपको दूर दूर दे रखे हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर आपसे 4D इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड करेक्ट सेट पूछ रहा है कि भाई 4D इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड करेक्ट सेट क्या हो सकता है। तो 4D को अगर हम लोग कंपेयर करें तो NL से कर सकते हैं। N की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी? 4 हो गई, N इक्वल टू 4। अब
अगर डी दे रखा है तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू आपको पता है अगर 0 1 2 3, तो यहाँ पर 0 के लिए होता है एस सबसेल, 1 के लिए होता है पी सबसेल, 2 के लिए होता है डी सबसेल और 3 के लिए होता है एफ सबसेल। ये बेटा सबसेल है, ठीक। चलिए, तो अगर हमारा यहाँ डी दे रखा है तो हम लोग कहेंगे एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हमारी एल की वैल्यू भी 2 निकल आई। अब हम लोग अपने ऑप्शन के पास चलते हैं। देखिए हमारे इस ऑप्शन में एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। एन की वैल्यू डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, आप ऑप्शन चेक नहीं कर पाओगे कौन सा सही है। अब हम लोग किस वैल्यू के पास चल रहे हैं, एल की वैल्यू के पास। एल की वैल्यू यहाँ पर 3, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू 2, ये सही हो सकता है। और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर एन की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, सॉरी एल की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये भी आपका सही हो सकता है। ये 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत। अब देखो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, ये हो गई एन की वैल्यू, ये हो गई एल, ये हो गया एम, और ये है स्पिन क्वांटम नंबर एस। एस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब यह ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग, और हमारा सही आंसर हो गया डी। और यहाँ पर 4 जो है एन की वैल्यू है, 2 एल की वैल्यू है, 1 एम की वैल्यू है, और -12 किसकी वैल्यू है, एस की। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही है। और आप लोगों ने चेक कर लिया किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ऑप्शन की हेल्प से फास्ट सॉल्व कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर L = 1 द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ M आर। L की वैल्यू 1 दे रखी है और आपसे पूछा गया M के सेट क्या होंगे, M की वैल्यूज के सेट क्या होंगे। तो अगर L की वैल्यू 1 दे रखी हो तो M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू होगी -L2 + L, -L2 + L विद 0। आपको 0 इसमें हमेशा क्या करना है बेटा, इंक्लूड करना है। आइए M = क्या हो जाएगा, -L2 + L, तो -1 L की वैल्यू 1 है तो -12 + 1, तो ये हो जाएगा -1, 0, +1, क्योंकि मैंने बोला है आपको हमेशा 0 को यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो M के 3 सेट हो गए आपके वैल्यूज़ के, -1, 0 और +1। अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, -1, 0 और +1। क्वेश्चन को बेटा ढंग से पढ़ना, वहाँ पर ये भी पूछ सकता है फॉर L = 1 द वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ M, तो आपका आंसर आएगा 3 अगर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा जाए। यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज पूछा है तो इस तरीके से पूरा सेट बता के आना है हम लोगों को, ठीक। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन विद द वैल्यू ऑफ 4, 2, -2 एंड +12 इज बिलोंग्स टू विच ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल से रिलेट करता है, यह यहाँ पर पूछा गया। देखिए n की वैल्यू क्या है, 4, l की वैल्यू कितनी है, 2। अभी हमने सीखा अगर n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो देखिए l ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑर्बिटल है। आपको पता है हर ऑप्शन में 4 4 लिखा हुआ है, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसके बिहाफ पर, n के बिहाफ पर। तो आप किसके बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेट करोगे इसे, l। और l के बिहाफ पर अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें तो l = 0 पर s, l = 1 पर p, और l = 2 पर d, और l = 3 पर f। इसका मतलब l = d, l = 2 पर d। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4D, ऑप्शन सी आपका सही है। और इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आप लोग देख रहे हो क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो बहुत इजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हैं तो आपको यहाँ पर फ्री के मार्क्स मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्स विल बी। सबसे पहला काम ये जरूर चेक करना आप बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर आपकी कैलकुलेशन टफ हो तो आप ऑप्शन जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे 19 दे रखा है, यहाँ पर 199 दे रखा है, यहाँ 39 और यहाँ 399। ऑप्शन में डिफरेंस बहुत है। इससे मुझे ये पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने वाला हूँ। आइए द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स पूछा है तो सबसे पहले 1 मोल के लिए, सॉरी केवल और केवल 1 फोटोन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। और 1 फोटोन के लिए एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किससे करेंगे, E = hν। h की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10⁻23, ठीक। और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी h की वैल्यू ये नहीं है, ये आपने Ne की वैल्यू डाल दिया। h की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो होगी 6.626 × 10⁻34 और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 × 10⁻14, ठीक। अब देखिए हम लोग इसे 6 ले लेते हैं और इसे क्या 5, और ये हो गया आपका 30। अगर आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो।
हम लोग पहले अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं 30 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर -20। ये क्या आ रहा है, केवल और केवल 1 फोटोन की एनर्जी है बेटा। उसने हमसे क्या पूछा यहाँ पर 1 मोल। 1 मोल की अगर हमसे बात कर रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू 10 टू पावर -20। तो आप बताइए यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई बाई हम लोग 30 में कर रहे हैं तो कितना आएगा बेटा 180 और मल्टीप्लाई बाई हो गया 10 की पावर 3। 180 इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 को आप लोग क्या कह सकते हो किलो जूल। तो यहाँ पर 180 किलो जूल नियर बाई हमारा ऑप्शन है और हम लोग देख लेंगे 180 किसके नियर बाई है। बताइए 19 के नियर बाई है, नहीं है। 199 यस, 39 नहीं है और 399 नहीं है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी इसमें क्या है करेक्ट हो गया। अगर आप इसे थोड़ा सा और मोर एक्यूरेट अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसके साथ में एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो आप 198 के अप्रॉक्सीमेट पहुँच जाओगे। आइए करके देखते हैं हम लोग। देखिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट तो 5 6 30 और 5 2 10 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पर 5 6 30 और 31 हो जाएगा ये, और ये 5 6 30 और ये हो जाएगा आपका 33। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे डेसिमल लगा लेंगे और ये हो जाएगा 10 टू पावर -20 और ये हो गया आपका जूल। अब हमसे किस में बात कर रहा है वो 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए अगर बात कर रहा है तो 33। अब यहाँ पर हम लोग इसे एलिमिनेट कर रहे हैं 33 मल्टीप्लाई बाई 0.6022 इंटू 10 टू पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -20। ये वाला हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा बेटा 6 3 18 और यहाँ पे 6 3 18 और 198 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 जूल। तो बताइए अगर हम लोग 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर किलो, तो ये हो गया किलो जूल। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखिए इसके बिल्कुल नियर बाई आ गई। तो आप लोग चाहो तो अप्रॉक्सीमेट आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर के पीछे मत जाओ क्योंकि वहाँ में अगर ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो बेटा हमें टाइम सेव करना है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। और यही ऑब्जेक्टिव की अप्रोच होती है, इस अप्रोच को आपको पकड़ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया सीरियम का। देखिए सीरियम 58, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58 सीरियम का। ठीक, अब बच्चा जैसे ही सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा एफ ब्लॉक का तो वहाँ पे उसे टेंशन हो जाती है कि भाई एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन है और बहुत ही इलेक्ट्रॉन रैंडम ऑर्डर में वहाँ पर भरे जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन के पास पहुँचो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन आपकी आधी टेंशन खत्म कर देगा। सबसे पहला काम यह है कि आप ये चेक कर लो कि भैया इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं। ठीक है, 58 होना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर एटम क्या है न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले ऑप्शन में जिनॉन 4f1 5d1 6s2, जिनॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह होता है 54। इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए 54, फिर ये हो गया 55, ये हो गया 56 और ये हो गया 58। इसका मतलब 58 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में, ये सही हो सकता है हमारा आंसर। फिर जिनॉन ये बताइए 54 में 3 ऐड करोगे 57, 57 में 2 ऐड करोगे तो 59। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 59 फिल कर रखे हैं इसने। अगला आइए, यहाँ पर 54 है जिनॉन का, 54 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 58, 58 और 2 60। इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता है, यह भी ऑप्शन क्या है गलत है। अब आ जाइए यहाँ पर जिनॉन क्या है बेटा 54, 54 और 5 59, 59 और 2 61। यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता, केवल एक ही ऑप्शन आपका बचा जिनॉन का, ये सॉरी सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जिनॉन 4f1 5d1 6s2। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसका सही आंसर चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर विल बी। तो वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर क्या होंगी पोटेशियम के केस में। चलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये हो गया बेटा 20 इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास तो कितने 19, तो 4s1 होगा यहाँ पर। क्या होगा 4s1। अब चेक करते हैं हम लोग कि भाई क्वांटम नंबर किस इलेक्ट्रॉन की हमसे पूछी गई है 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। देखिए यहाँ तक 18 हो गए और ये 19th इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में वो बात कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, l की वैल्यू 0, क्यों s दे रखा है। अगर m की वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकालते थे -l से
जीरो से प्लस एल तक, तो यहाँ पर m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अब s या तो प्लस हाफ होगा या फिर क्या होगा माइनस हाफ। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है 4,1। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारी l की वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पर 4,0,0, प्लस हाफ, हाँ 4,0,0 प्लस हाफ हो सकता है ये बी ऑप्शन। आगे भी चेक करेंगे, यहाँ पे 3 दे रखा है, n की वैल्यू हमारे केस में 4 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन बी आपके लिए बचा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ क्या कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2007-2008 तक पूछे गए थे। इससे आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में अब पूछ रहा है कि जीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। देखिए इलेक्ट्रॉन जहाँ पर नहीं मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, या तो नोड कहेंगे या फिर नोडल प्लेन कहेंगे। ठीक, तो अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो ये बात तो कंफर्म हो गई, जहाँ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो वहाँ एक्स में ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए और ना ही किस में ऑर्बिटल होना चाहिए, वाई में। तो देखो पी एक्स, अगर पी एक्स की अगर आप शेप बनाओगे तो ये तो एक्स ही डायरेक्शन में इस तरीके से होता है डम्बलाकार शेप, और ये हो गया पी एक्स, तो यहाँ तो एक्स में ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसका तो ये ऑप्शन आपका गलत है। डी वाई जेड की अगर हम लोग बात करें तो डी वाई जेड, तो ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड। तो डी वाई जेड इस तरीके से होगा, क्योंकि जो डी होता है वह डबल होता है, इस तरीके से इसकी शेप होगी। और आपको पता है कि वाई यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये जो हमारा मार्कर है ये हो गया आपकी एक्स डायरेक्शन और ये है आपका वाई। ठीक, तो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है वो, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0। ठीक, आइए और हम लोग यहाँ पर देखें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पर यह है डायरेक्शनल ऑर्बिटल। डायरेक्शनल ऑर्बिटल का मतलब जहाँ पर एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हो, ऑर्बिटल हो, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ तो आपका एक्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है और इसका मतलब यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके दो ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गए, एक तो पी एक्स और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपका पी जेड बचा और डी वाई जेड बचा। देखिए अगर हम लोग इसमें पी जेड की बात करें तो पी जेड किस तरीके से होगा बेटा, आपका यह है आपका जेड और ये हो गया आपका ऑर्बिटल, आपका पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये आपका क्या है बाई, तो ये एक्स वाई जो प्लेन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 0, क्योंकि ये आपका बाई डायरेक्शन है। तो एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। बट यहाँ पर आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हो कि एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आपका मोर एक्यूरेट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। अगर पी जेड नहीं होता तो हम लोग डी जेड भी यहाँ पर टिक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी, पर इसमें मोर एक्यूरेट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज रूट 15 बोर मैग्नेट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आर। ठीक है, ये पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट में n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो क्या आएगा बेटा, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो गया आपका रूट 3। अब देखिए रूट 3 की जो वैल्यू आएगी वो 1.7 आपका 7 कुछ समथिंग आएगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए जो इसका इंटीजर पार्ट है वो कितना बेटा, 1 है। अगर हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर दें, n की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 2 इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा रूट में 8। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसकी इंटीजर वैल्यू जो आएगी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, आइए तो इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो इंटीजर पार्ट है वह किसको बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आइए n की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू रूट में 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 3, और आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो वहाँ पे इंटीजर पार्ट है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ठीक, अगर वहाँ पर इस तरीके से कह दे कि कोई स्पीसीज़ है ट्रांजिशन मेटल स्पीसीज़ और उसका
म्यू 4.73 बोर मैग्नेट्रॉन है और पूछे आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप लोग क्या कर दोगे, सीधा सीधा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इंटीजर पार्ट ले लो केवल 4। आप इसको इससे सॉल्व मत करना, कहीं ऐसा करोगे 4.73 इक्वल टू रूट में n इंटू n+2, ठीक। और फिर आपने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4.73 का होल स्क्वायर n² प्लस 2n। इधर यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई भी कर दिया और स्क्वायर रूट भी हटा दिया। अब इसको आप सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n² प्लस 2n माइनस के 4.73 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये एक टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतनी आसानी से आपसे सॉल्व नहीं होनी और आप फंस जाओगे इस तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप इस अप्रोच पे मत जाओ, आप सीधा सीधा क्या बोला मैंने, म्यू इक्वल टू अगर 4.73 दे रखा है तो आप इंटीजर पार्ट जो है यही किसको बता रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सीधा आंसर टिक करो, इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे बेटा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्योंकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी इसके आंसर कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग बता देना कौन सी क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की शेप को डिसाइड करती है कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, द करेक्ट सिंबल ऑफ द स्पीसीज विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज 18, 16 एंड 16 इज। तो यहाँ पर 18, 16 एंड 16 ये क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपको वैल्यू दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 18, प्रोटॉन कितने आपके 16, न्यूट्रॉन कितने 16। तो देखो एक चीज़ तो डिसाइड होगी, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, 100% कोई ना कोई आयन होगा। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये आयन है तो अब इसमें ये चेक कर लेते हैं कौन सा आयन होगा। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन है किससे, प्रोटॉन से, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि ये हमारा क्या होगा, कैटायन होगा या एनायन होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा एनायन। ये कौन सा हो जाएगा, एनायन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक। अगर प्रोटॉन ज़्यादा होते तो क्या होता, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते तो ये आपका क्या हो जाता बेटा, कैटायन हो जाता, क्या हो जाता, कैटायन, ठीक। चलिए तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए ये न्यूट्रल स्पीसीज दे रखी है, ये भी न्यूट्रल स्पीसीज, ये भी न्यूट्रल, और ये क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एन दे रखा है, और इसका मतलब इसका आंसर आपका क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें डी को करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, बिना आपने सॉल्व किए आपने आंसर टिक कर लिया इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। आइए इसे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर भी कर लेते हैं, ठीक। देखिए प्रोटॉन क्या बताता है आपको, जेड बताता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड। अगर हम लोग ए की बात करें एटॉमिक मास की, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32। तो इसका मतलब 16 और 32 निकल आया, ये आपका आ गया एटॉमिक नंबर और ये आ गया आपका एटॉमिक मास। बस अब हमारा काम हो गया। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, 18 दे रखा है, यहाँ पर 16 और 32 दे रखा है, बट यहाँ पर 16, 32, यहाँ पर भी 16 और 32, बट इसमें 2 नेगेटिव चार्ज दे रखा है। और नेगेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं, जो चार्ज आप लोग कैलकुलेट करते हो किस तरीके से करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस के नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने 18 और प्रोटॉन कितने आपके पास 16, और यहाँ पर चार्ज आ गया आपका 2। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव रही होगी, इसका मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव आपका सिंबल हम लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल भी हो गया आपका। देखिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के इन्होंने लिए हैं, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा हूँ लगातार कि पूरा सॉल्व करिए, चाहे एमयू एंट्रेंस हो, चाहे नीट हो और चाहे जेईई मेंस हो, यहीं से वो क्वेश्चंस पिक करते हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज बेसिकली, तो बेटा बच्चा जानता है इसे, इसका आंसर आता है सीआरटी ट्यूब, ठीक है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, तो इसका आंसर यही था वहाँ पर। अगला है द टेलीविजन पिक्चर ऑन द स्क्रीन रिजल्ट्स ड्यू टू द फिनोमिना कॉल्ड, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा फिनोमिना, वह आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर से ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर
इन ब्रैकेट ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। यह थी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, अब आप लोग देख रहे हो कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसने दी थी वो 3 डायमेंशन के लिए दी थी, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1 डायमेंशन बॉक्स, इसका मतलब केवल और केवल 1 डायमेंशन के लिए पूछी गई है। ठीक है, और जबकि ऑप्शन ए यही दे रखा है आपको, ये जो मैंने लिखा है, केवल और केवल अगर आपने जल्दबाजी में किया और अगर इसे टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन के लिए ना कि 1 डायमेंशन के लिए। तो वहाँ पे बेटा अलर्ट रहना है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है आपका कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ना कि वो ये देख रहा है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर लेते हो। ये सब चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर क्या चेक किया उसने कि भाई ये लाइन उसने ढंग से पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर जो बच्चा इसको नहीं पढ़ेगा वो यह टिक करके चलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जो बच्चा थोड़ा सा और इंटेलिजेंट है तो वो इस चीज़ को पकड़ गया कि 1 डायमेंशन की बात कर रहा है। यहाँ पे 1 डायमेंशन दे भी रखा है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट आंसर है, ये बच्चा टिक कर देगा कि ये करेक्ट आंसर है, जबकि ये भी गलत है। बेटा यहाँ पर हमने दिखा है, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ साइन है जबकि यहाँ तो कहीं फंक्शन ऑफ साइन दे ही नहीं रखा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या था, गलत। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन पर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी इन ब्रैकेट में, है ना, और फिर क्या, साइन इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ साइन दे रखा है और ये आपका सही आंसर है। इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए। तो आपने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्व करने के बाद आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग जैसे करके जाओगे बोर्स मॉडल, इसे जरूर कंप्लीट करके जाना है। बोर मॉडल के बाद जो क्वेश्चन अगला वो पिक करेगा वो डी ब्रॉगली इक्वेशन से करेगा। ठीक है, तो डी ब्रॉगली जरूर पढ़ के जाना। और अगला जो आपसे क्वेश्चंस पिक करेगा फिर वह कहाँ से करेगा, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर जरूर पढ़ के जाना। ठीक, और अगला क्वेश्चन जो पिक करेगा वह आपसे किससे करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट से। बेटा किससे, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक हैं आपके जो आपको सबसे पहले करने, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हो। 100% इन्हीं टॉपिक में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन वहाँ पे पिक करके वो लाएगा। और अगर आप ये कवर करके जा रहे हो तो ये मान लीजिए आपने 99% क्या कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया। 1% रिमेनिंग चीज़ें जो हर साल अक्सर इन्हीं में से आता है, 99 में से, कभी कभी इन 1% में से पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर पहले ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।